बेटा आप फिजिक्स के जो नोट्स है ना, फिजिक्स के नोट्स के अंदर एंड में प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी होते हैं। जो भी टॉपिक हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं उससे ढेर सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वो आपके प्रॉब्लम्स जेई के हिसाब से भी जरूरी है, नीट के हिसाब से भी जरूरी है, सीबीएसई के हिसाब से भी जरूरी है। हमने ऐसे एक मिक्सचर ऑफ प्रॉब्लम्स आपको वहां पे प्रोवाइड किया है। तो आप लोगों ने वो सॉल्व करने की कोशिश करी बेटा? डिड यू गाइस ट्राई टू सॉल्व देम? नोट्स भी वेरी गुड, नोट्स खोले। और मैम नेक्स्ट टाइम करेंगे मैम, ये जो नेक्स्ट क्लास टाइम होगी। कर लो क्योंकि ये चैप्टर जो है ना खत्म हो रहा है। ठीक है, तो आप जो भी है अच्छा हुआ नहीं, ठीक है, मैं ना क्या करूंगी, इनके सॉल्यूशंस भी अपलोड करूंगी। ठीक है, आप एक बार ट्राई करो बेटा कि क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करने शुरू करो। ठीक है, जितने क्वेश्चंस बने उतने क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, वरना इनके सॉल्यूशंस भी मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, ताकि आप सॉल्यूशंस भी चेक कर पाओ। बट जरूरी है कि सब बच्चे क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश जरूर करें। ठीक है, क्योंकि जेई और नीट में भी मतलब होता है ना कि आप सबको क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर दो, बट आपको क्वेश्चन देखते ही ये समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। So to develop that, you need to solve as many questions, different questions as possible, and that is how we have prepared that question bank. ठीक है बेटा, ठीक है अंकित, दीपांशु, फरीद, आदिल, सुमित, सबको ये चीज समझ में आई? तो अब यस आज की मैम। क्लास के भी बाद में ऐसे ही नोट्स भेजूंगी। गुड मॉर्निंग नाविद बेटा, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? आज की क्लास के बाद भी जो नोट्स भेजूंगी ना उसके अंदर भी आपके ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे। तो जो पिछली क्लास वाले क्वेश्चंस हैं उसके मैं आज सॉल्यूशंस भी अपलोड कर दूंगी। तो आप लोग वो मतलब खुद पहले ट्राई करो, उसके बाद सोल्यूशन देखना। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं हो रहा तो एक दो क्वेश्चन के सोल्यूशन देख लिए, फिर नीचे वाले क्वेश्चंस खुद ट्राई करो। ठीक है, ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि पिछली वाली क्लास में तो सारे क्वेश्चंस आपके यंग्स मॉडुलस के हैं। यहाँ पे अब आपको जो क्वेश्चंस भेजेंगे वो आपके बल्क मॉडुलस से भी होंगे, शेयर मॉडुलस से भी होंगे, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, पॉइसंस रेशियो, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, सबके मिक्सचर वाले क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। ठीक है, तो चलो मैं फटाफट अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ बेटा, ताकि थोड़ी सी हम रिवीजन वगैरह कर पाए, क्लास थोड़ी सी स्टार्ट कर पाए। अपने दोस्तों को भी बोल दो कि मैम ने क्लास शुरू कर दी है, तो सब बच्चे जो भी लेट है, लेट उठे हैं, नहीं ज्वाइन कर पाए अभी तक, वो फटाफट ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, जो भी बच्चे आए हैं अभी। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, मुझे कोई याद दिलाओ, व्हाट डिड वी स्टडी इन द लास्ट क्लास? हम यंग मॉड्यूलस। वेरी गुड बेटा, यंग्स मॉडुलस पढ़ा था। बाकी सब बच्चों को भी यंग्स मॉडुलस समझ में आया था? यस मैम, नो मैम, सुबह सुबह मैं मानती हूँ सर्दियों का मौसम है, सब लोगों को एक्टिवनेस नहीं है बॉडी में, बट ट्राई करो कि थोड़े एक्टिव रहो। अगर किसी को माइक अनम्यूट करके बात नहीं करनी है तो आप चैट बॉक्स पे मुझे एक्टिवली रिस्पॉन्ड करो। ठीक है, मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगी, इजी इजी क्वेश्चंस पूछूंगी चाहे, बट उनसे आप सब लोग अच्छे से एक्टिव हो जाओगे क्लास के अंदर, आपको भी और समझ में आएगा। पिछली क्लास में यंग्स मॉडुलस पढ़ा था, हमारे तीन होते हैं ना लेकिन मॉडुलस तो अब बचे हुए दो मॉडुलस हम आज की क्लास में कवर करेंगे। अलोंग विद दैट वी विल आल्सो स्टडी अबाउट टू वेरी सिंपल टॉपिक्स। ये जो दो टॉपिक्स है मैं इन पे बोलती हूँ सब बच्चों को कि दे आर वेरी सिंपल। ठीक है, सो वी विल स्टडी अबाउट टू वेरी सिंपल टॉपिक्स व्हिच इज पॉइसंस रेशियो एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो चलो क्विकली लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट क्लास। तो बच्चे ने बोला कि मैम हमने यंग्स मॉडुलस पढ़ा था। तो बेटा यंग्स मॉडुलस का मतलब क्या था? व्हाट वाज यंग्स मॉडुलस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यंग्स मॉडुलस गाइस? यंग्स मॉडुलस पढ़ा था, ये सबको याद है। यंग्स मॉडुलस का मतलब क्या था, ये याद दिला दो मेरे को फटाफट। क्रिश, आर्यन, आदिल, फरीद, अंकित, इतने सारे बच्चे हैं क्लास में। वेरी गुड, क्रिश बोल रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, बिल्कुल सही। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये हमारे हमने देखा था, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, आर्यन भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वेरी गुड। हमने देखा था कि हमारे पास हुक्स लॉ होता है। हुक्स लॉ सबको याद है? हुक्स लॉ क्या बताता है हमको, ये बताओ। हुक्स लॉ क्या बताता है बेटा? व्हाट डज हुक्स लॉ टेल अस? ये सिंपल स्ट्रेस क्वेश्चन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। हुक्स लॉ में बोलता है कि स्ट्रेस जो है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो क्रिश और आर्यन आप लोग भी। तो यहां से हमने बोला था कि इसको मतलब है, मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि स्ट्रेस विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। और यही जो कांस्टेंट था, हमने कहा था कि ये कांस्टेंट क्या होता है?
व्हाट इज दिस कांस्टेंट गाइस जिसकी वैल्यू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होती है? ये जो कांस्टेंट होता है यही है मेरा मॉडुलस। वेरी गुड कृष्ण, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है कि मेरे पास तीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं। एक यंग्स मॉडुलस होता है, दूसरा हमारे पास होता है शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं इसको, और तीसरा जो हमें पढ़ना है वो है बल्क मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया था, आज हम शियर मॉडुलस और बल्क मॉडुलस के बारे में पढ़ेंगे। यहां तक किसी को कोई भी डाउट? क्या बेटा? मैम बल्क मॉड्यूलस, मैम बल्क मीटर क्या होता है ऐसे एक तो बल्क मीटर और मैम वॉल्यूमीटर दोनों एक ही है ना मैम, सेम ही है ना दोनों? हाँ, बल्क मॉडुलस वॉल्यूमेट्रिक वाला जो केस है वो सारा सेम है, उसको हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस है। लेकिन अच्छा मैम। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या बल्क स्ट्रेन बल्क स्ट्रेस वाला कॉन्सेप्ट आता है इसमें, बट ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रहता है इसको हम बल्क मॉडुलस बोलते हैं। ठीक है, ओके मैम। कासिद बेटा, आई एम रिपीटिंग इट क्विकली। अभी तक हमने खाली पिछली क्लास में जो पढ़ा है उसकी रिवीजन करी है। हमने देखा था कि यंग्स मॉडुलस पढ़ा था हमने पिछली क्लास में, कि यंग्स मॉडुलस इज नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये कॉन्सेप्ट आया कहां से था? ये कॉन्सेप्ट आया था हुक्स लॉ से, है ना। दिस कॉन्सेप्ट केम फ्रॉम हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ हमें बताता है कि स्ट्रेस जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस की वैल्यू आप लिख सकते हो सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन, और ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है यहाँ पर। तो यही जो कांस्टेंट होता है वो मेरा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। अब हमारे पास तीन टाइप के स्ट्रेस होते हैं, तीन टाइप के स्ट्रेन होते हैं, तो तीन ही टाइप के हमारे पास मॉडुलस भी रहते हैं। एक हमारा यंग्स मॉडुलस हो गया, जहां पे आप नॉर्मल स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की बात कर रहे हो। शियर मॉडुलस में आप जो शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेन है उसकी बात करोगे। बल्क मॉडुलस में आप बल्क स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेन के बारे में बात करोगे। यहां तक पिक्चर सबको क्लियर है? आगे चला जाए। यस मैम। पक्का क्लियर है कासिद बेटा? ठीक है, बाकी बच्चों ने भी यस बोल दिया। चलो, अब फिर से अगेन दिस चैप्टर इज वेरी इजी सो यू डोंट हैव टू वरी। शेयर मॉडुलस कब आता है बेटा? शेयर मॉडुलस का केस कब आता है? गैस कर सकते हो शेयर मॉडुलस का केस कब आता है? जो बच्चे अभी नए आ रहे हैं, अभी ही शुरू हुई है क्लास, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, शेयर मॉडुलस तब आता है जब आपका, वेरी गुड, एक बच्चे ने बोला मैम शेयर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। नाम से ही समझ जाओ शेयर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होगा। तो ऐसा कुछ डायग्राम सब लोगों को याद हो गया होगा कि हाँ मैम ये मेरा है सिलेंडर। अगर हम सिलेंडर पे नीचे की साइड फोर्स लगा के इसकी लेंथ बढ़ा देते हैं, लेंथ कम कर देते हैं, तो वो यंग्स मॉडुलस वाला केस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके केस में आप लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हो। बट अब अगर मैं फोर्स ये ऊपर वाले फेस पे लगा रही हूं, तो हमने देख रखा है कि क्या होगा मैम। अगर हम फोर्स ऊपर वाले फेस पे लगा रहे हैं, तो अब मैम ऊपर वाला फेस थोड़ा सा आगे चला जाएगा, इस तरीके से। यही हो रहा था हमारा शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेन के केस में, हमने यही पढ़ा था बेटा। यस मैम। यस मैम। तो अब यहाँ पर हमने देखा था कि बेसिकली कुछ एंगल से ये जो चीज है वो स्विच हो गई है। तो ये जो एंगल था इसको हमने कहा था फाई, इसको आप थीटा से भी लिख सकते हो, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जो लेंथ जिससे ये शिफ्ट हुआ है हमारा ऊपर वाला फेस, इसको हमने कहा था एक्स। और जो ओरिजिनल लेंथ है इस सिलेंडर की, जो सबसे पहले इस सिलेंडर की लेंथ थी, उसको हमने कहा था एल। यही चीज पढ़ी थी पिछली क्लास में, टेंजेंशियल चेंज होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। इसको हमने कहा था कि एंगुलर डिस्टॉर्शन इज हैपनिंग। ठीक है, एंगुलर डिस्टॉर्शन इज हैपनिंग, ये भी हमने पिछली से पिछली क्लास में पढ़ा था ये तो, कि एंगुलर डिस्टॉर्शन हो जाती है इस केस में। तो अब यहाँ पर हमने क्या बोला था कि मैम स्ट्रेस तो मेरा सिंपली जो भी फोर्स अपॉन एरिया है वही है। स्ट्रेस जो है दैट इज सिंपली फोर्स अपॉन एरिया। और स्ट्रेन की वैल्यू हमने बोली थी कि मैम स्ट्रेन जो होता है वो ये फाई के टर्म्स में निकलता है। तो फाई विल बी इक्वल टू एक्स बाय एल। राइट, अगेन दिस इज समथिंग विच वी हैव कवर्ड इन द लास्ट क्लास। तो यहां से हमारा शेयर मॉड्यूलस निकल जाएगा। शेयर मॉड्यूलस आपका मैम होता है, हाँ बेटा। मैम डिस्टॉर्शन का मतलब क्या होता है? बेटा डिस्टॉर्शन मतलब एंगल का चेंज हो जाना। डिस्टॉर्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो साइज है, जो वॉल्यूम है सिलेंडर की, वो सेम रह रही है, बट एक तरीके से शेप चेंज हो रही है क्योंकि ये एंगल से थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो वो अच्छा, आप उसको हम डिस्टॉर्शन एंगल कहते को हैं। बता रहा है। ठीक है बेटा,
तो ये आपका Yes, जो ma'am. होता है शियर मॉडुलस, उसको आप ना जी से रिप्रेजेंट करते हो, और ये हम लिखते हैं शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। तो अब तो निकल जाएगी वैल्यू इसकी भी इजिली। मैम जी तो सिंपली मेरा फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय एक्स अपॉन एल हो गया। Yes, ma'am. राइट, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। फोर्स इनटू द लेंथ ऑफ द कंटेनर डिवाइडेड बाय ए इनटू एक्स। ये आपके पास एक तरीके से फाइनल वैल्यू आ गई। ठीक है, तभी मैंने स्ट्रेस और स्ट्रेन बहुत प्यार से बहुत आराम से करवाया आप लोगों को, क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन अगर समझ में आ गया तो ये पूरी पिक्चर ही क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आगे चले बेटा, शुड वी मूव फॉरवर्ड? Yes, ma'am. चलो, हम हर टॉपिक के बाद क्या करते हैं, क्वेश्चन। तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन कर लेते हैं, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, जो बच्चे अभी आ रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो गए हो, एक बार फटाफट रिपीट कर देती हूँ। अभी खाली हमने ये पढ़ा है कि शियर मॉडुलस जो होता है वो होता है शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। ठीक है, मॉडुलस में जब आप बात करते हो तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, शियर मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपका होता है शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया, एरिया किसका, एरिया ये जो फेस है जिसको आप डिस्प्लेस कर रहे हो। ठीक है, और जी कितना है, जी आपका हो गया मतलब फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय एक्स बाय एल। ये जो अपर फेस है ये शिफ्ट हुआ एक्स डिस्टेंस से, डिवाइडेड बाय लेंथ। अच्छा, इसका आंसर मैं नहीं बताऊं, ठीक है चलो, इसका आंसर नहीं बताऊंगी, आप लोग ही इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हो। हम क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले, क्वेश्चन है क्या। ठीक है, सोल्यूशन में आ जाओ। सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि डायग्राम वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मैं साथ साथ में जैसे जैसे क्वेश्चन समझा रही हूँ आप लोग भी सॉल्व करते रहो, जैसे ही आंसर आए मुझे आंसर बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। अ स्क्वायर लेड स्लैब ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर लेड स्लैब ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 10 सेंटीमीटर। अब आपके पास एक ऐसे स्क्वायर लेड स्लैब है, ठीक है, इसका स्क्वायर है ये, और इसकी जो थिकनेस है वो आपको कितनी गिवन है, इसकी थिकनेस जो है वो आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। यही गिवन है क्वेश्चन में कि अब ये जो साइड है ये तो मेरी 10 सेंटीमीटर हो गई, और ये वाली जो साइड है ये मुझे कितनी गिवन है, 50 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये चीज क्लियर है। अब बोला क्या गया है कि इट इज सब्जेक्टेड टू अ शियरिंग फोर्स ऑन इट्स नैरो फेस। नैरो फेस मतलब ये वाला जो फेस है, जो थोड़ा पतला वाला फेस है ना, उसके ऊपर शियरिंग फोर्स लगाई गई है, और फोर्स का भी आपको मैग्नीट्यूड गिवन है 9 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। ये जो लोअर एज है इसको आपने फिक्स कर दिया है, ये जो लोअर एज है ये आपका फिक्स हो गया है, दिस इज फिक्स्ड। तो आपको बताना है कि अपर एज कितना डिस्प्लेस्ड होगा। तो सबसे पहले मैं गिवन लिख देती हूँ। यहाँ पे ना आपको जो शेयर क्या कहते हैं उसको, शेयर मॉडुलस है, उसकी भी वैल्यू गिवन है। ठीक है, शेयर मॉडुलस की वैल्यू आप लोग सब नोट डाउन कर लो। इस केस में शेयर मॉडुलस की वैल्यू आपकी है 5.6 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और बाकी चीजें क्या गिवन है, अब ये तो आपकी लेंथ है, ठीक है, क्योंकि इस लेंथ के अलोंग आपकी जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो हो रही है। तो लेंथ हम लिख सकते हैं 50 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 मीटर। यस मैम, नो मैम, लेंथ लिख सकते हो। ठीक है, अब आपको और क्या गिवन है, आपको फोर्स भी गिवन है। फोर्स कितनी गिवन है, 9 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। ये चीजें आपको गिवन है। आपको निकालना क्या है बेटा, व्हाट डू यू हैव टू फाइंड, you have to find the upper edge कितना displaced होगा, मतलब how much will the upper edge be displaced, मतलब you have to find the value of x। यही करना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन सबको समझ में आया? जो बच्चे लेट आ रहे हैं थोड़ा सा टाइम पे आने की कोशिश करो बेटा, मानती हूँ सर्दियों का टाइम है, सब लोग लेट उठ। थोड़ा शेयर स्ट्रेस ये कैसा है गिवन में, जो आपने जी इक्वल्स टू ईयर ऑफ बेटा इसकी जो वैल्यू रहती है ना वो आपको गिवन होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि जैसे यहाँ पर लेड का केस है ना, तो यूजुअली क्वेश्चन में गिवन होती है, बट इसलिए मैंने यहाँ पे आपको वैल्यू बता दी। इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू गिवन है, समझ के चलो। ठीक है, ओके मैम। क्वेश्चन के अंदर ही ऐड कर दो, g इज इक्वल टू 5.6 इंटू 10⁻⁹। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यंग मॉडुलस की वैल्यू, शेयर मॉडुलस की वैल्यू ये गिवन रहती है, या फिर निकालनी होती है या फिर गिवन होती है। ठीक है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। क्या फॉर्मूला यूज करोगे बेटा, व्हाट विल बी द फॉर्मूला यूज्ड हियर, व्हाट विल बी द फॉर्मूला यूज्ड, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज हो जाएगा, g इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए एक्स वाला। पढ़ा था ना कि g इज इक्वल टू मैम f बाय a अपॉन x बाय l। तो g की वैल्यू कितनी आ गई,
एफ एल अपॉन ए एक्स। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से बेटा, एफ एल अपॉन ए इंटू जी। ठीक है, एरिया कितना होगा मुझे अब ये बताओ। आपको फोर्स की वैल्यू पता है, फोर्स हमें गिवन है, एल की वैल्यू पता है, एल हमें गिवन है, जी की वैल्यू पता है, जी हमें गिवन है। एरिया निकालना है, व्हाट विल बी द एरिया इन दिस केस? 0.05 मीटर। 0.05 मीटर स्क्वायर। कैसे आया बेटा आपका ये एरिया? एरिया ऑफ नैरो फेस निकालना है ना हमको। बिल्कुल सही बोल रहा है बेटा, एरिया ऑफ नैरो फेस निकालना है, मतलब यू हैव टू डिटरमिन द एरिया ऑफ दिस पार्ट हियर, दिस पार्ट राइट हियर, ये वाला जो फेस है। तो इसका एरिया कितना होगा? दिस इज समथिंग लाइक दिस, कि मैम ये वाली जो साइड है ना मेरी, ये तो 50 सेंटीमीटर है, और जो दूसरी वाली साइड है स्क्वायर की, वो मेरी 10 सेंटीमीटर है। तो ये एरिया मेरे पास कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, या फिर 0.5 इंटू 0.1 मीटर स्क्वायर। तो एरिया की वैल्यू मेरे पास आ गई 0.05 मीटर स्क्वायर। तो अब तो आप सिंपली निकाल सकते हो डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, सिंपली निकल जाएगी, नहीं निकलेगी बताओ। फोर्स कितनी है, 9 इंटू 10⁻⁴। मैम 9 इंटू 10⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कितनी है, 0.5 मीटर। अब तो सारी चीजें नोट डाउन कर ली, ठीक है। डिवाइडेड बाय मैम एरिया, एक बार बता देती हूँ बेटा, एरिया फिर से बता देती हूँ। एरिया आपका है 0.05 मल्टीप्लाइड बाय जी की वैल्यू है 5.6 इंटू 10⁻⁹। तो ये सब बच्चे कैलकुलेट कर लेंगे। इसका आंसर मैं एक बार बता दी हूँ, ये सब बच्चे कैलकुलेशन वाला पार्ट एक बार ट्राई करो। आंसर इसका आपका आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर्स, या फिर 0.16 मिलीमीटर, दोनों के टर्म में लिख सकते हो। जो भी आपका, अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो जो भी ऑप्शन सही है वो भी आप मार्क कर सकते हो। अब बेटा आप एरिया पूछ रहे हो सुमित, तो एरिया के केस में क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पर देखो, आप क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसिडर करते हो, है ना। जो एरिया पे, ऊपर वाले एरिया पे आप फोर्स लगा रहे हो, वो वाला एरिया आप यहाँ पे, उससे आप स्ट्रेस निकालते हो। यहाँ पे आपका जो फोर्स लग रहा है वो आपका नैरो फेस पे लग रहा है। तो नैरो फेस का मतलब क्या है, ये वाली जो साइड है ये तो आपकी 50 सेंटीमीटर ही है, और जो दूसरी साइड है वो आपकी 10 सेंटीमीटर है। तो एक तरीके से आपके पास एक रेक्टेंगल बन गया ना, 50 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की साइड वाला। तो एरिया Yes, जब ma'am. आप निकालेंगे, सिंपल लेंथ इनटू ब्रेथ करके आप एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, ये चीज समझ में आई। बच्चे यहाँ पर इस क्वेश्चन में पता है क्या गलती करते हैं, गलती ही बता देती हूँ। बच्चे ये थिकनेस तो भूल ही जाते हैं कि 10 सेंटीमीटर थी, एरिया लिख देते हैं 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर। बस वहीं पे आपका क्वेश्चन जो है वो खराब हो जाता है। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? शेयर मॉडुलस क्लियर है सबको? इतना ही करना है शेयर मॉडुलस में, और कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आगे चले आंसर क्या है? बेटा, इसका आंसर आप ये जो सॉल्व करोगे ना जब, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁴ मीटर्स। मतलब फाइनल आंसर आपके पास आएगा 0.16 मिलीमीटर। ठीक है, ये सॉल्व नहीं कर रही हूँ, सॉल्व कर लोगे सब बच्चे? यस मैम, कर लिया। कर लिया सॉल्व, वेरी गुड, ऐसे बड़े ही क्विक है बच्चे। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल मैथमेटिक्स सब कर लिया करो यार। मैथमेटिक्स क्लास में करेंगे तो 10 मिनट वेस्ट हो जाएंगे, फिर क्यों मुझसे बेचारे से मेहनत करवा रहे हो। ठीक है, क्लियर है बेटा? आगे चलूं? यस मैम। चलो, so let us move forward. The next topic we want to understand is bulk modulus. तो bulk modulus में सिंपल सा केस है ये भी। बल्क मॉडुलस कब हो रहा था, अब ये बताओ मुझे, याद दिलाओ कि व्हेन वाज बल्क मॉडुलस वाला, बल्क वाले जो चीज है वो आ कब रही थी, जब आपके पास ऐसे कोई बड़ी सी ऑब्जेक्ट है। एकदम वॉल्यूम में जब चेंज आ रहा था। बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, वॉल्यूम में चेंज आ रहा था। इस ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम है v। अब आपने इस ऑब्जेक्ट पे लगा दिया प्रेशर, इसका प्रेशर आपने इंक्रीज कर दिया यहाँ पर। तो आपने इस ऑब्जेक्ट पे प्रेशर इंक्रीज किया, मतलब आप हर डायरेक्शन में इस पे नॉर्मल फोर्स लगा रहे हो, तभी प्रेशर इंक्रीज होता है ना। प्रेशर इंक्रीज कर दिया ताकि अब पूरी की पूरी बॉडी पे मेरी एक नॉर्मल फोर्स लग रही है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये बॉडी थोड़ी छोटी हो जाएगी, है ना। तो इसकी अब जो ये वॉल्यूम का डिफरेंस है, वो हमने बोला था, ये हमारा अगर डेल्टा वी है, तो यहाँ पर स्ट्रेस जो है मेरा, बल्क स्ट्रेस हम निकाल रहे थे, बल्क स्ट्रेस जो है मेरा वो सिंपली मैम फोर्स अपॉन एरिया आ जाएगा। और बल्क स्ट्रेन जो है वो कितना आ जाएगा बेटा? बिल्कुल सही बोल रहे हो क्रिश, गुड जॉब। बल्क स्ट्रेन कितनी आ जाएगी? स्ट्रेन की क्या वैल्यू होगी बताओ? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन? मैम चेंज, मैम डेल्टा वी, मैम वी, मैम V1 V2 V माइनस V2 V1।
ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, डेल्टा V अपॉन V, है ना, जो भी चेंज इन वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, अगर V आपको माइनस V1 और V2 गिवन है तो आप बोलोगे कि V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम V1। अब ठीक है, अब कृष्णा आंसर तो आपका लिख ही दिया। अब यहाँ पर एक मेजर चीज जो आपको ऑब्जर्व करनी है वो ये है, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, है ना, जब आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो या फिर आप स्ट्रेस को इंक्रीज कर रहे हो, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर और स्ट्रेस, जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर रही है। ये चीज सबको समझ में आ रही है, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग? मैम। यस मैम। तो ना इस वजह से बल्क मॉडुलस के केस में एक नेगेटिव साइन आ जाता है। वो नेगेटिव साइन खाली ये दिखा रहा है कि दोनों चीजें जो हो रही है वो आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस के अंदर एक आपका नेगेटिव साइन आ जाता है बेसिकली, क्योंकि आप जब ये इंक्रीज कर रहे हो तब आपकी जो ये वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रही है। तो नेगेटिव साइन का कुछ और महत्व नहीं है, वो खाली ये बता रहा है कि वॉल्यूम डिक्रीज कर रही है ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर और ऑन इंक्रीजिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया आपका प्रेशर भी होता है, तो अगर मैं बोलूं कि P इज द चेंज इन प्रेशर, ठीक है, P अगर मेरा इंक्रीज इन प्रेशर है तो बल्क मॉडुलस को हम एक और तरीके से जो रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कि बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ प्रेशर इनटू ओरिजिनल वॉल्यूम अपॉन चेंज इन वॉल्यूम। तो ये दो फॉर्मूलाज रहते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में प्रेशर का चेंज गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, इज दिस थिंग क्लियर? इसमें कोई भी क्वेश्चन, किसी को भी कोई भी डाउट? नेगेटिव साइन का कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, एक बार दोबारा समझा देती हूँ ललित बेटा। बल्क मॉडुलस का मतलब होता है बल्क स्ट्रेस डिवाइडेड बाय बल्क स्ट्रेन, या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो इस केस में क्या हो रहा था, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसको आप सपोज पानी में डाल देते हो या फिर उस पर आप टोटल प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर देते हो, इंक्रीज कर देते हो, तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी। इस चीज से आप अग्री कर रहे हो ललित बेटा कि हाँ मैम वॉल्यूम कम हो जाएगी? ठीक है, तो अब हो क्या रहा है, सिंपल, अब आपको फोर्स अपॉन एरिया जो है बल्क स्ट्रेस डिवाइड करना है बल्क स्ट्रेन से, आपके पास आंसर आ गया बल्क मॉडुलस का। तो बल्क मॉडुलस आपके पास आ जाता है फोर्स अपॉन एरिया विच इज बल्क स्ट्रेस डिवाइडेड बाय बल्क स्ट्रेन विच इज डेल्टा V अपॉन V। नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि जब आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो तब आपकी वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो सिंपली आप इस तरीके से लिख सकते हो। अब फोर्स अपॉन एरिया जो होता है आपका वो प्रेशर होता है, तो अगर आपकी ऑब्जेक्ट के अंदर जो चेंज इन प्रेशर है, इंक्रीज इन प्रेशर है, दैट इज P, तो आपका बल्क स्ट्रेस हो, बल्क मॉडुलस कितना हो जाएगा, माइनस PV अपॉन डेल्टा। समझ में आ गया? अब बल्क मॉडुलस से ही ना एक और टर्म थोड़ी सी निकलती है, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो लेट मी मैम से, हाँ बेटा। मैम ये प्रेशर जो लेंगे मैम वो इसी बल्क मॉड्यूलस में लेंगे ना, और किसी में तो लेंगे नहीं मैम, है ना? नहीं नहीं नहीं, प्रेशर की टर्म और किसी में नहीं आएगी, प्रेशर की टर्म आपकी खाली इसी में आएगी। ठीक है, ओके मैम। बाकी सिचुएशंस में फोर्स लग रही है, प्रेशर का मामला वहां पे कम आ रहा है, तो उन सिचुएशंस में आपका प्रेशर वाला चीज नहीं आएगा। प्रेशर तो एक पर्टिकुलर एरिया पे लगेगा ना मैम? हाँ भाई, वहां अब पे यहाँ तो फोर्स एक पर्टिकुलर एरिया पे लग रही है, यहाँ पे आप प्रेशर थ्रू आउट डिक्रीज कर रहे हो, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये वाले केस में आप प्रेशर का टर्म लिख सकते हो, बाकी किसी केस में प्रेशर नहीं आएगा। यस मैम। ठीक है, अब एक जो एक्स्ट्रा टर्म आती है यहाँ पे वो होती है आपकी कंप्रेसिबिलिटी की टर्म। तो कंप्रेसिबिलिटी मतलब आप किस लिक्विड को किस, मतलब क्योंकि बल्क मॉडुलस आपका लिक्विड सॉलिड सब में वैलिड है, कंप्रेसिबिलिटी मतलब किस चीज पे आप कितना फोर्स लगाकर उसको, कितना उसकी वॉल्यूम को कम कर सकते हो। जैसे आप खुद ही बोल सकते हो कि अगर आप सॉलिड के ऊपर कुछ प्रेशर चेंज कर रहे हो तो सॉलिड के अंदर वॉल्यूम में बहुत कम चेंज होएगा, लिक्विड के अंदर वॉल्यूम के अंदर ज्यादा चेंज हो जाएगा, और गैस के अंदर तो वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाएगी। सो दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो सेड कि सॉलिड्स की कंप्रेसिबिलिटी कम होती है, गैसेस की ज्यादा होती है। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी मतलब आप प्रेशर चेंज करके, फोर्स लगाकर किसी भी ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम को कितना अच्छे से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है? ललित, आर्यन, क्रिश, सुमित, सबको क्लियर है बेटा? यस मैम। मुश्किल तो नहीं है ना चैप्टर? इजी चैप्टर है ना? मेरे को लगता है मैकेनिक्स से तो बहुत ही ज्यादा इजी है ये। ठीक है, यस मैम। चलो अगर मेरे को आगे समझ में चले। नहीं आता ना, क्या बेटा? तो अगर मेरे को समझ में भी नहीं आता ना, तो मेरा 3 बार हो जाता है इसका रिवीजन, क्योंकि एक बार मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, स्कूल वाले फिजिक्स वाले सर अच्छे हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं, आप भी अच्छा। अच्छा पढ़ाते हो, बाकी ट्यूशन पे जाता हूँ, तो 3 बार हो जाता है ठीक मैम है, मेरा। अच्छा देखो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, बट सब बच्चों के लिए एक कॉमन टिप है
ट्यूशन जाना, स्कूल में पढ़ना, यहाँ पे पढ़ना बहुत अच्छी बात है, बट अपने स्केड्यूल में सेल्फ स्टडी के लिए टाइम जरूर निकालो, ठीक है, जहाँ पे आप मैंने खुद जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। सेल्फ स्टडी के लिए तो मैं बुक ही रीड करता हूँ, अभी कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, थोड़ा आप वीक बुक हूँ। रीड करते हो, बुक रीड के साथ साथ सब बच्चों के लिए कॉमन टिप है, थियरी पढ़ते रहो। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना और ज्यादा, तो आपकी थियरी भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यस फिजिक्स मैम। वाला सब्जेक्ट के अंदर मतलब ठीक है, थियरी पढ़ना बहुत इजी है। थियरी में क्या है, इसमें क्या पढ़ा दिया मैंने थियरी के अंदर, इसके मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी, आप भी बोलोगे मैम न्यूमेरिकल्स तो उसके बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो वही है कि फिजिक्स सब्जेक्ट एक ऐसा है जिसके अंदर आप जितने न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उतना आपका थियोरेटिकल पोर्शन क्लियर हो जाएगा। तो यस सब मैम। बच्चे ये कोशिश करेंगे कि जो भी हम न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम की तरह दे रहे हैं, या फिर आपको क्वेश्चंस किसी भी बुक में मिल रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व करो, मैंने वैसे ठीक है। एससी वर्मा दे रखी है, सही है एच मैम सी ये तो वर्मा, बेस्ट। हाँ एच सी वर्मा तो बहुत बढ़िया बुक है, एच सी वर्मा में तो ऐसे स्ट्रेस लेने की बात ही नहीं है। चले बेटा आगे चले, क्वेश्चन सॉल्व करें बल्क मॉडुलस से। यस मैम। यस मैम, तो चलो ठीक है। सबसे पहले हमें देखना है कि व्हाट इज द बल्क मॉडुलस फॉर एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। तो कैन यू गाइस थिंक कि इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होगा? जो कंप्रेस नहीं होगा। हम कंप्रेस वेरी ना हो। गुड, बिल्कुल सही, सब बच्चे ये सेम चीज बोल रहे हैं कि मैम इनकम्प्रेसिबल का मतलब होगा जो कंप्रेस ना हो, जो कंप्रेस नहीं होगा, ठीक है बेटा। वेरी नहीं, सॉलिड तो आपके फिर भी कंप्रेस हो जाता है, कुछ कुछ सॉलिड कंप्रेस हो जाता है, इनकम्प्रेसिबल एक्चुअल में आइडियल केस है, वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो अब जो नहीं दबे, बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ मैथमेटिक्स में? अब आओ, हमें ये तो समझ में आ गया कि इनकम्प्रेसिबल है, इसका मतलब हुआ कि जो कंप्रेस नहीं होगा, कि आप जितने भी उस पर फोर्स लगा लो, जितना भी प्रेशर चेंज कर लो, उसकी वॉल्यूम चेंज ही नहीं होगी, है ना, यही मतलब होगा। मतलब मैम जो ये चेंज इन वॉल्यूम वाली टर्म है वो तो जीरो हो गई, यही यस मतलब मैम है ये तो इनकम्प्रेसिबल का। बिल्कुल। पक्का सब बच्चे अग्री कर रहे हैं कि हाँ मैम वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो सकती इनकम्प्रेसिबल चीज की, डेल्टा पे यस मैम चेंज जीरो हो ठीक जाएगी। है। तो अब बल्क मॉडुलस में क्या देखा था हमने? बल्क मॉडुलस इज माइनस पीवी अपॉन डेल्टा वी। बल्क मॉडुलस होता है माइनस पीवी अपॉन डेल्टा वी। तो ये तो बल्क मॉडुलस तो इनफाइनाइट नॉट हो गया ना, डिफाइंड, जो डेल्टा वी जीरो है, नॉट डिफाइंड हो गया। दिस इज जीरो, तो दिस इंप्लाइज कि बल्क मॉडुलस विल बी इंफिनिटी, यस मैम। ठीक है। ये चीज क्लियर है सबको? सबको ये चीज याद रखनी है कि 1/0 मतलब इनफाइनाइट, कोई भी टर्म अपॉन जीरो, सम k/0 इज इनफाइनाइट, और k/इंफिनिटी, अगर किसी टर्म को आप इंफिनिटी से डिवाइड कर रहे हो तो वो जीरो होता है, यस मैम ये थोड़ा सा ठीक है। तीन आदिल अपॉन। ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है, इनफाइनाइट उन्होंने 2 बार लिखा कि मैम देखो मैंने सही आंसर दिया, गुड जॉब बेटा, गुड जॉब, वेरी गुड। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचे। 2-4 क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उसके बाद ये चैप्टर अपना वाइंड अप करेंगे। अब बात करो आइडियल लिक्विड की। तो आइडियल लिक्विड सबसे पहले एग्जिस्ट करता नहीं, बट ठीक है, आइडियल लिक्विड के केस में आपको बताना है कि क्या क्या चीजें सच होती है। तो मैं आपको सबसे पहले ये एक्सप्लेन करती हूँ कि आइडियल लिक्विड इटसेल्फ का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आइडियल लिक्विड की ना 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, आइडियल लिक्विड की 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। उसकी पहली प्रॉपर्टी ये है कि वो इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या देखा था अभी हमने? कंप्रेस नहीं होगा मैम। कंप्रेस नहीं होगा मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम इनफिनाइट वेरी आएगा। गुड, वॉल्यूम चेंज जीरो होगा। तो हमने देखा था कि बल्क मॉडुलस की क्या वैल्यू आई थी? जीरो इनफिनाइट। इनफिनाइट है बल्क मॉडुलस की वैल्यू आई थी इन्फिनिटी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया यहाँ पे? ऑप्शन ए सही हो गया एक तो, इसमें द वर्क मॉड्यूलस इज, ठीक है, बल्क मॉडुलस इज इनफाइनाइट। अब इसमें यहाँ द पे बोल वर्क रहे हैं मॉड्यूलस। एक मतलब मोर देन वन ऑप्शन में भी करें। तो आइडियल लिक्विड की एक और प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी होती है कि इसकी जो विस्कोसिटी है ना वो जीरो होती है, नो विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी टर्म के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस मत लो, विस्कोसिटी वाली टर्म यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर। हम लिक्विड आइडियल के बारे में पढ़ेंगे हम, है ना आगे। हाँ हाँ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड आपका नेक्स्ट वीक से शुरू होगा, बिल्कुल मिस नहीं करनी है वो वाली क्लास, ये वाला चैप्टर आपका काफी जरूरी है, ठीक है। मैं आपकी क्लास नहीं करता किसी की भी। अच्छा चलो दैट इज ग्रेट बेटा। बेटा एक बार पिछले वाला पेज रिपीट कर देती हूँ। हमने देखा था कि इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के लिए वॉल्यूम चेंज जीरो होता है, चाहे आप कितना भी फोर्स लगा लो। और नोट नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी इस क्लास के बाद डायरेक्टली बाद मैं आपको नोट्स भी भेज दूंगी, ठीक है। फरीद बेटा कर लिया नोट डाउन? आपकी जो वॉल्यूम चेंज होगी वो जीरो रहेगी, तो बल्क मॉडुलस में अगर वॉल्यूम चेंज जीरो हो गया मतलब बल्क मॉडुलस आपका इनफाइनाइट आता है।
ठीक है, क्लियर है बेटा फरीद? चलूं आगे? इसमें विस्कोसिटी का मतलब बेसिकली जैसे आपने वाटर के केस में देखा है, वाटर बहुत इजीली फ्लो करता है, यस मैम। वाटर बहुत इजीली फ्लो करता है। हनी को देखा है, हनी को, हनी बहुत इजीली फ्लो नहीं करता ना, यस मैम। नहीं करता ना। तो हनी का केस अगर आप यहाँ पे देखो, हनी एक ऐसी चीज है जो इजीली फ्लो नहीं करती, तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, वाटर की विस्कोसिटी कम रहती है। तो रेजिस्टेंस जो रहती है फ्लो करने में लिक्विड को, उसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं। विस्कोसिटी से खाली ये मतलब होता है, विस्कोसिटी का खाली अगर जीरो वेलोसिटी है किसी भी आइडियल लिक्विड के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो शियर स्ट्रेन होगा ना, शियर स्ट्रेन इस केस में, यस मैम। बेटा मैम आइडियल आइडियल लिक्विड लिक्विड लार्ज क्या होता लेवल है? होता है। ठीक है, आइडियल लिक्विड एक ऐसा लिक्विड है जो इनकम्प्रेसिबल है और इसकी विस्कोसिटी जीरो है। ठीक है, बस यही प्रॉपर्टीज है आइडियल लिक्विड की, इट इज इनकम्प्रेसिबल, वॉल्यूम में चेंज नहीं कर सकते आप उसकी, और उसकी विस्कोसिटी जीरो होती है। ठीक है, अच्छा ललित बोल रहे हो 11 बजे के पहले नहीं यस होती है, ठीक है बेटा चलो। तो विस्कोसिटी जीरो होने का मतलब आप खाली ये समझो कि शियर स्ट्रेन जो है वो मेरा जीरो है। तो अब यहाँ पर शियर मॉडुलस की अगर हम बात करें, शियर मॉडुलस क्या होता है? चलो पिछली स्लाइड पे ही लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं। स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेस। वेरी गुड बेटा ने धीरे धीरे बोला, एकदम सही बोला। शियर मॉडुलस हो गया शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेन तो आपका अब इनफाइनाइट है, तो शियर मॉडुलस कितना होगा? एक बच्चे ने सही आंसर भी दे रखा है, कृष्ण ने। मैम नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड थोड़ी होगा, शियर स्ट्रेन जो आपका शियर स्ट्रेन है वो इन्फिनिटी है। तो हमने पढ़ा था ना, कोई भी टर्म को अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं, इसका मतलब है कि वो टर्म हमारी जीरो हो जाएगी, है ना? यस मैम। तो इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन सही हुआ बेटा? द डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है ये वाला? आदिल आपने हैंड रेस किया था बेटा, आपको कोई डाउट है या फिर क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ये आपके ना ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज वगैरह में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, सीबीएसई के पार्ट में तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बोर्ड वगैरह टाइप में। चलो अभी आ जाओ ये अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे। ठीक है, सब बच्चे बोलते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करवाओ, न्यूमेरिकल सॉल्व करवाओ, तो ये बढ़िया न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके बाद 2 जेई के क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस है वो दोनों जेई के, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। पहले ये वाला क्वेश्चन समझो कितना ईजी है, ये देखो। A hydraulic press contains 0.25 मीटर क्यूब और 250 liters of oil। ठीक है, वैसे ही करते हैं कि मैम गिवन वगैरह सब कुछ लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है, आपको एक एक स्टेटमेंट पढ़ो, जो भी गिवन चीज है वो लिखते रहो कि मैम जो हाइड्रोलिक प्रेस है उसके अंदर 0.25 मीटर क्यूब या फिर 250 लीटर ऑफ ऑयल है। इसका मतलब हमें ये गिवन है कि इनिशियल वॉल्यूम ऑफ ऑयल कितनी है? 0.25 मीटर। ठीक है, इसका 250 ml के 250 लीटर के इक्वल भी है। अब आपको निकालना है डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द ऑयल व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर इंक्रीज। आपको प्रेशर इंक्रीज भी गिवन है एज 1.6 इंटू 10⁻⁷ पास्कल्स, मतलब आपके प्रेशर में जो चेंज हुआ वो आपको गिवन है। बल्क मॉडुलस भी आपको गिवन है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नहीं हो गया। बल्क मॉडुलस आपको कितना गिवन है? 5 इंटू 10⁻⁹ पास्कल। ठीक है, आपको निकालना क्या है? टू फाइंड, अब क्या निकालना है आपको? यू हैव टू डिटरमिन द डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द ऑयल, मतलब ये आपको निकालना है डेल्टा वी। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बेटा? विच फॉर्मूला विल यू यूज? नेगेटिव ऑफ पीवी प्रेशर अपॉन वाला। डेल्टा वी। बिल्कुल सही बोल रहे हो, मतलब बी जो होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ पीवी अपॉन डेल्टा वी। बिल्कुल सही बोला बेटा, डेल्टा वी की वैल्यू निकालनी है। तो डेल्टा वी तो सिंपली आपका नेगेटिव ऑफ पीवी अपॉन बी हो गया। नेगेटिव साइन अगेन खाली ये दिख रहा है कि वो डिक्रीज हो रहा है और कुछ नहीं दिखा रहा, बट ये निकाल लोगे वैल्यू, ये तो इजी है, यस मैम। ये तो अपने आप निकल जाएगी। एक बार थोड़ी सी हिंट और दे दूं, हिंट दे देती हूँ, उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेन कर देती हूँ इसी से, कि डेल्टा वी की आपकी वैल्यू आ जाएगी माइनस पीवी अपॉन बी। पी की वैल्यू हमने देखी थी, इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁷, तो माइनस ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁷। इनिशियल वॉल्यूम थी आपकी 0.25 मीटर क्यूब, तो 0.25 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय बल्क मॉडुलस। आपको कितना गिवन था बेटा? बल्क मॉडुलस है आपका 5 इंटू 10⁻⁹, 5 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, तो ये वैल्यू तो निकाल लोगे,
ये आपकी वैल्यू जितनी मैंने अभी जितना सॉल्व किया है ना इस क्वेश्चन को, सब बच्चे चेक करेंगे इसको, ये आपकी वैल्यू आएगी -8 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब। ठीक है, इसका मतलब है ये जो वॉल्यूम है वो आपकी डिक्रीज हो रही है बाय दिस पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, इज दिस थिंग ओके गाइस? ये चीज सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब ना कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपसे पूछते हैं कि आप बताओ कि डिक्रीज टोटल कितना हो रहा है वॉल्यूम इन ऑयल में, या फिर फ्रैक्शनल चेंज कितना हो रहा है। फ्रैक्शनल चेंज कितना हो रहा है उसकी बेसिकली बात होती है। तो फ्रैक्शनल चेंज का मतलब है आप बात कर रहे हो डेल्टा वी अपॉन वी की। ठीक है, अगर आपको इसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है, परसेंटेज में आपको गिवन है या परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है, इसका मतलब है आपको डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100% की बात हो रही है। ठीक है, फ्रैक्शनल चेंज का मतलब जो आपकी चेंज इन वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, जो आपका स्ट्रेन है बेसिकली वही, और परसेंटेज में एक्सप्रेस करोगे तो डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप निकाल सकते हो कि डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 कितना होगा। इस केस में आप कैलकुलेट करोगे तो आई थिंक 0.32, मतलब 0.32% आंसर आएगा आपका। ठीक है बेटा, एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करें अब, बताओ। यस मैम, तो चलो ये आपका जेई का क्वेश्चन, और आप देखना कितना इजी क्वेश्चन है। बोल क्या रखा है, व्हेन अ रबर बॉल इज टेकन टू अ डेप्थ ऑफ डैश मीटर्स इन द डीप सी, इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय 0.5 मीटर। मतलब आपके पास ऐसे ऐसे समुंदर है, सी है, उसके अंदर आप किसी बॉल को कितनी हाइट पे लेके जाओगे कि उसकी वॉल्यूम 0.5% से डिक्रीज हो जाए, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हो क्या रहा है यहाँ पर, ये चीज अभी आप याद कर लो, ये चीज आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे कि अगर आपकी कोई ऑब्जेक्ट है जो समुंदर के ऊपर है जब, और जब आप उसको समुंदर में किसी हाइट पे लेके जाते हो, तो प्रेशर आपका जो चेंज होता है उसकी वैल्यू यू आर गिविंग एज रो जी एच। ठीक है, जो आपका प्रेशर आपका चेंज होता है वो होता है आपका रो जी एच, जहां पे रो हो गया आपका डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, और हाइट आपकी हो गई कि आप कितनी हाइट तक उसको लेके जा रहे हो, कितनी हाइट तक या फिर कितनी डेप्थ में आप उसको लेके गए। ठीक है, ये फॉर्मूला आप डिटेल में अगले चैप्टर में स्टडी करोगे, बट क्योंकि इसका ये क्वेश्चन आ रखा था तो मैंने इसको यहाँ पे करवा दिया। अच्छा, स्कूल में सर ने पढ़ा रखा है, चलो अच्छी बात है। तो आपका P इज इक्वल टू रो जी एच हो गया। अब यहाँ पर आओ कि इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है कि आपकी जो वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग बाय 0.5%। मतलब आपको जो गिवन है दैट इज दिस, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, इसका मतलब है डेल्टा वी अपॉन वी की मैं वैल्यू डायरेक्टली लिख सकती हूँ कि मैम डेल्टा वी अपॉन वी तो डायरेक्टली मेरा 0.005 आ जाएगा ना। यस मैम। ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ रबड़ भी हमें गिवन है, तो अब हम हाइट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो बल्क मॉडुलस आपका कितना हो जाएगा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन डेल्टा वी। यही होता है आपका बल्क मॉडुलस का वैल्यू बेटा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन डेल्टा वी। नेगेटिव यस भी मैम। आता है तो नेगेटिव डिक्रीज रिप्रेजेंट करता है। मतलब बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू प्रेशर कितना है, रो जी एच इंटू वी अपॉन डेल्टा वी। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? नो मैम। नो No. मैम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से हम हाइट की वैल्यू निकाल सकते हैं कि हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मैम, बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाय रो जी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी अपॉन वी। हो जाएगी नहीं होएगी बताओ? यस मैम। यस मैम। तो बस अब आंसर लिख देते हैं। बल्क मॉडुलस कितना गिवन है, 9.8 इंटू 10⁻⁸। यस मैम, ये हो जाए। ठीक है, बल्क मॉडुलस आपको ये गिवन है, रो आपको कितना गिवन है, 10⁻3। अरे बेटा 5 मिनट और रुक जाओ, क्लास खत्म हो जाएगी, फिर ही सो जाना। इसको आ ललित रही बेटा, है। ललित को नींद आ रही है। 10⁻3, जी की वैल्यू आपकी 9.8 हो ही गई, और ये जो भी फ्रैक्शनल चेंज है आपको वो 0.005 गिवन है। ठीक है मैम जी, थैंक यू वेरी मच। तो 9.8 से 9.8 कट गया, हाइट आपके पास आ जाएगी 0.005 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻5। ठीक है, तो हाइट की आपके पास फाइनल वैल्यू कितनी आएगी, 500 मीटर्स, और यही आपका आंसर है बेटा।
मैम काफी लंबा ले जाना पड़ेगा तब जाके उसकी 0.5% डिक्रीज होगी। हाँ, बहुत ज्यादा 500 मीटर आपको जाना पड़ेगा डीप, तब जाके वॉल्यूम इतनी कम होगी। रबर की बात हो रही है देखो। तो बच्चे बोल, मतलब बस कोई भी चीज तभी मैं बोल रही हूँ इनकम्प्रेसिबल नहीं होती। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, इट विल बी 500 मीटर्स। ठीक है, जेई का क्वेश्चन था ये, इजी था मुश्किल था? मैम ये इजी था, ज्यादा मुश्किल नहीं था, उसके लिए ज्यादा फॉर्मूला था वो मुश्किल नहीं पता था, इजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक मैम है, बहुत अब समझ आसान। में आया। इससे एक सवाल का हलवा। जवाब और मिल गया हाँ हाँ, तो मैं वही बोल रही हूँ कि जेई के क्वेश्चन सॉल्व करने तभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपके दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और बचे हैं, वो कंप्लीट करवा के आपका ये चैप्टर फिनिश्ड है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है अभी के लिए। तो क्वेश्चन क्या है? अ क्यूब ऑफ मेटल इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ 4 जीपीए। तो बेटा जीपीए का मतलब क्या होता है? कि आपको जो प्रेशर है मैम वो आपको गिवन है। हाँ बेटा। मैम लास्ट क्वेश्चन नेगेटिव का साइन था वो नहीं यूज होगा? बेटा नेगेटिव साइन का कुछ पर्पस नहीं है। नेगेटिव का साइन आप बोल दो कि वो डिक्रीज हो रही है क्योंकि वॉल्यूम, तो हमने यहां पर उसका टेक केयर कर लिया। ठीक है, हाइट भी तो आपकी कमी हो रही है ना। मैम ठीक है, तो हाइट आपको नेगेटिव नहीं लिख सकते, वो खाली एक साइन कन्वेंशन है कि हाँ चीज जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है। ठीक है, चलो। अब यहाँ पर आपको ये जो जीपीए का मतलब है 10⁹ आपको निकालना है कि ये अगर आपने ये प्रेशर लगाया है, आपको क्यूब का बल्क मॉडुलस भी गिवन है एज 8 × 10⁻10 पास्कल, और आपको बताना है कि कितनी उसकी जो साइड है वो कितनी चेंज होगी। ठीक है, आपको ये बताना है। तो एक चीज मैं सब बच्चों को बता देती हूँ कि जैसे अगर आपके पास कोई क्यूब है, तो अगर उसकी वॉल्यूम चेंज हो रही है, इसका मतलब है उसकी साइड भी चेंज होएगी। इफ वॉल्यूम इज चेंजिंग दैट मींस दैट द साइड विल चेंज एज वेल। यस मैम। तो यस वॉल्यूम और मैम। साइड के बीच में रिलेशन रहता है कि जितनी आपकी वॉल्यूम चेंज होगी, साइड चेंज होगी। दैट विल बी 3 टाइम्स द चेंज इन द साइड। ठीक है बेटा, इसका एक्सप्रेशन निकालने का भी एक तरीका होता है। अगर मैं क्विकली बताऊं सब बच्चों को वो हाउ टू डिटरमिन दिस। सबको पता है कि यस मैम। वॉल्यूम इज इक्वल टू एल क्यूब। यस मैम। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं मेरे पास क्या आएगा? dv विल बी इक्वल टू 3l² dl ऑन डिफरेंशिएटिंग। ठीक है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है खास, बट ठीक है मैं बता रही हूँ क्योंकि बच्चों को फिर समझ नहीं आता। अब लाओ लेट मी डिवाइड दिस बाय वॉल्यूम ओरिजिनल, जो मेरी वॉल्यूम है। मतलब dv बाय v विल बी इक्वल टू 3l² डिवाइडेड बाय l³ dl। तो dv बाय v तो सिंपली मैम कितना आ गया मेरे पास? 3/3 dl अपॉन l। यही तो लिखा है मैंने पिछले एग्जाम्पल में। मैम आपके इस पे मैम साइज पे मैम दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा? मेरी स्लाइड विजिबल है सब बच्चों को? अब दिख रही है मैम, एक मिनट इसको स्क्रीनशॉट। अभी दिख रही है सबको स्क्रीन? मैम यस ये वाला मैम। बेटा मैंने क्या बोला कि वॉल्यूम होती है आपकी l³। तो आप अगर उसको डिफरेंशिएट करोगे dv आ जाएगा आपके पास 3l² अपॉन dl। इफ यू डिवाइड दैट बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम यू विल ऑब्टेन dv बाय v विल बी इक्वल टू 3dl बाय l। हाँ बेटा, यस वो मैम थोड़ा सा आपने इंटरनेट का आई थिंक फ्लक्चुएशन है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ये क्वेश्चन, ये चीज समझ में आई सबको? तो अगर आपके पास कोई क्यूब है, जितना आपकी लेंथ के अंदर चेंज होगा ना, वॉल्यूम का चेंज उसके 3 टाइम्स होता है। तो यहाँ पर आपको प्रेशर गिवन है, बल्क मॉडुलस गिवन है। फॉर्मूला लगा दे बेटा। यस मैम। फॉर्मूला यूज आपका क्या होगा? बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय डेल्टा वी अपॉन बी। नेगेटिव आ जाएगा। तो आपका डेल्टा वी अपॉन वी कितना हो गया? मैम प्रेशर डिवाइडेड बाय बल्क मॉडुलस हो गया ये तो डायरेक्टली। यस मैम। कर सकते हो नहीं कर सकते? तो प्रेशर मतलब 4 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 8 × 10⁻�10। तो ये तो वैल्यू आराम से आ जाएगी, 5 आ जाएगी आई थिंक। नहीं, कितनी आएगी? एक मैम ये नीचे 10 बल्क आ जाएगा। हाँ, 1/20 आ जाएगी। 1/2 नहीं बेटा, 1/20 आ जाएगी ना, -1/20। ठीक है, यस ये मैम। आ मैम एक गई, बात ये कट पूछनी। जाएगा ना। हाँ बेटा। मैम डेल्टा बाई बी मैम ये आपने बल्क मॉडल कैसे ले दिया मैम? ये थोड़ा समझ बेटा नहीं बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय डेल्टा वी अपॉन वी। तो मैंने बोला आया। यस डेल्टा मैम। वी अपॉन वी को इस साइड पे अगर मैं ले जाऊं तो इट विल बी इक्वल टू माइनस प्रेशर डिवाइडेड बाय बल्क मॉडुलस। अच्छा 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 हाँ ओके मैम ओके।
ठीक है, अब आपको पता है कि जो आपकी लेंथ के अंदर चेंज है दैट विल बी 1/3 टाइम्स द चेंज इन वॉल्यूम। तो इसका यस मतलब मैम, क्या है कि चेंज इन लेंथ मेरा कितना हो रहा है, -1/60। यस मैम, 3 इसको टाइम्स। परसेंटेज में एक्सप्रेस कर दो इनटू 100, क्या वैल्यू आ जाएगी बताओ। मैम ये कट गया मैम 10 ये बाई आएगी 60 का, आपकी 10/6। 1.67। यस मैम, तो सही आंसर क्या आ गया बेटा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यस मैम। ये जेई के क्वेश्चंस है, मैं आपको लोगों को ये दिखा रही हूँ कि आप देखो कि कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। तभी आपके ये इस चैप्टर से चाहे 2-3 क्वेश्चन आए बट इजी क्वेश्चंस आते हैं, मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। यस मैम, ठीक है आगे चले, सही था मैंने 1/60 क्यों लिखा है ये? बेटा, क्योंकि जो चेंज इन वॉल्यूम है ना दैट इज 3 टाइम्स चेंज इन लेंथ। तो आप चेंज इन लेंथ को लिख सकते हो 1/3 टाइम्स चेंज इन वॉल्यूम। यस मैम। ठीक है, तो आप यहाँ पे इंटू 1/3 कर दोगे। सही था आपका, चलो अच्छी बात है। अभी समझ में आया ये क्वेश्चन, फटाफट दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और है, बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट, इजी कॉन्सेप्ट, वो और समझ लो फिर आपका ये चैप्टर डन है। ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, ठीक है बेटा मैं समझा देती हूँ फिर से। आपको प्रेशर की वैल्यू गिवन है इस क्वेश्चन में, बल्क मॉडुलस की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेरे को सिंपली ये बताओ दीपांशु बेटा कि आप ये डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू निकाल लोगे। हाँ ललित, वो कभी कभी को आपको बस ये चेंज करना है कि वो हर बार सही हो रही हो। अब है दीपांशु बेटा, ये डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू निकाल लोगे सिंपली। ठीक है, डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू आपकी निकल गई। अब यहां से हमने देखा कि डेल्टा वी अपॉन वी आपका जो होता है दैट इज 3 टाइम्स डेल्टा एल अपॉन एल। मतलब डेल्टा एल अपॉन एल आपका कितना हो गया, 1/3 टाइम्स डेल्टा वी अपॉन वी। यस मैम, ठीक है, तो आपको डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू -1/20 आई है। अगर मैं इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास डेल्टा एल अपॉन एल आ जाएगा ना, -1/60। यस मैम। आ गया दीपांशु, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज में आ जाएगा, आंसर आ गया। भाई कॉमा में चला गया क्या, जवाब दे दे भाई। ऐसे नहीं बोलते बेटा। यस मैम, आ गया। ठीक है चलो कुछ नहीं होता, आगे से ध्यान रखना। चलो अब पॉइजन्स रेशियो पे आओ। दो छोटे छोटे टॉपिक बचे, एक पॉइजन्स रेशियो, एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वंस दैट इज डन देन आपका ये वाला काम भी खत्म हो जाएगा, ये वाला चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइजन्स रेशियो में मुझे एक चीज ये बताओ कि आपके पास सपोज कोई वायर है, थोड़ी सी मोटी वायर बनाई है। अच्छा आप सब लोग सेम स्कूल से हो बेटा, ये चीज भी बताओ मेरे को। यस मैम। यू गाइस, अच्छा यू गाइस आर फ्रॉम द सेम स्कूल, चलो दैट इज ग्रेट। आर्यन मना कर रहे हैं, कुछ बच्चे सेम स्कूल से हैं, कुछ बच्चे अलग अलग स्कूल से हैं। ठीक है ठीक है, कोई मैम, प्रॉब्लम नहीं। इस वायर में आपका कुछ डायामीटर है और इस वायर की आपकी कुछ लेंथ है। जब आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, नाउ यू आर अप्लाइंग फोर्स, तो व्हाट विल हैपन ये बताओ मुझे। जब आप फोर्स लगाते हो इस वायर पे तो क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन मैम है ये तो। हाँ बेटा, वायर इंक्रीज होगे तो आप। वायर की लेंथ तो इंक्रीज हो जाएगी, सही बोल रहे हो एकदम। ठीक है, वायर की लेंथ मेरी इंक्रीज हो गई बहुत ही ज्यादा, यहाँ तक वायर की लेंथ आ गई मेरे पास। ठीक है, लेंथ तो मेरी इंक्रीज हो गई बट मेरा डायामीटर डिक्रीज नहीं हो गया वायर का। यस मैम, बिल्कुल सिकुड़ गई। सिकुड़ गई ना, वो तो आप भी इमेजिन कर सकते हो, लेंथ इंक्रीज होगी तो डायामीटर डिक्रीज हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, डायामीटर डिक्रीजेस। मेरी स्क्रीन शो हो रही है सबको। यस मैम, थोड़ा विकास चेंज हो बेटा, रहा था अभी। अच्छा स्लो चेंज हो रहा है बट विकास बेटा एक बार प्लीज रिफ्रेश करके ज्वाइन करो अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है, तो बेसिकली अब होता क्या है कि लैटरल स्ट्रेन जो होता है आपका, हमने पढ़ा था कि लीनियर स्ट्रेन आपका लैटरल और लॉन्गिट्यूडनल दोनों होता है। तो लैटरल स्ट्रेन का मतलब है कि आपका डायामीटर कैसे चेंज कर रहा है या फिर आपका रेडियस कैसे चेंज कर रहा है। मतलब या तो फिर डेल्टा डी अपॉन डी बोल दो या फिर डेल्टा आर अपॉन आर बोल दो कि हाउ इज द डायामीटर और रेडियस चेंजिंग। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपका क्या बोल रहा है अब कि लेंथ आपकी कैसे इंक्रीज हो रही है। ये पढ़ा था याद है बच्चों, हमने जब लीनियर की बात करी थी तब ये दोनों चीजें पढ़ी थी कि अगर आप वायर को स्ट्रेच कर रहे हो तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, डायामीटर और एरिया उसका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अब अगर उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है मतलब जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई है उसी डायरेक्शन में लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो ये आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का केस है।
जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका डायमीटर या रेडियस चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका लैटरल स्ट्रेन का केस आ गया। तभी ये चीज मैंने लीनियर स्ट्रेन के अंदर आप बच्चों को पढ़ाई थी। तो पॉइजन्स रेशियो बहुत सिंपल होता है। पॉइजन्स रेशियो को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करें? लेट अस रिप्रेजेंट दैट बाय म्यू। ठीक है, इसको मैं म्यू से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। पॉइजन्स रेशियो जो होता है आपका बहुत सिंपल होता है। पॉइजन्स रेशियो का मतलब क्या हो गया? इन दोनों स्ट्रेन को कर दो डिवाइड। ठीक है, पॉइजन्स रेशियो इज लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, बस दैट इज इट। ठीक है, लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है आपका पॉइजन्स रेशियो। ये चीज क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है बेटा? तो पॉइजन्स रेशियो यस की अगर मैम। वैल्यू मैं बोलूं, अगर उसकी वैल्यू हम म्यू से लिखते हैं, ठीक है, तो म्यू विल बी इक्वल टू लैटरल स्ट्रेन मतलब चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ। बस ये होता है आपका पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, इसका एक फटाफट क्वेश्चन करवा देती हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन बहुत इजी है, पूरा सॉल्व नहीं करवाऊंगी, अपने आप करना है सॉल्व। तो बता देती हूँ कि क्या क्या गिवन है। वन एंड ऑफ अ नाइलॉन रोप ऑफ लेंथ 4.5 मीटर एंड डायमीटर 6 मिलीमीटर। मतलब आपको नाइलॉन रोप की लेंथ गिवन है एज 4.5 मीटर और डायमीटर आपको गिवन है एज 6 मिलीमीटर, इज फिक्स्ड टू अ ट्री लिम्ब, अ मंकी वेइंग 100 न्यूटन। आपको एक तरीके से मंकी का वेट गिवन है, मतलब आपको फोर्स गिवन है 100 न्यूटन। जंप्स टू कैच द फ्री एंड एंड स्टेज देयर। एक वायर, एक रोप टंग रही थी नाइलॉन की, उसका आपको लेंथ और डायमीटर गिवन है, उस एक बंदर उस पर कूद गया और उसको वहां पे पकड़ के वहां पे बैठ गया। मतलब बंदर का जो भी वेट होगा वो लगेगा ना फोर्स, उसकी वजह से आपकी वायर जो है वो स्ट्रेच होएगी। आपको बताना है, यू हैव टू फाइंड, एक तो आपको इलोंगेशन बतानी है वायर में और आपको बताना है कि डायमीटर में कितना चेंज हो रहा है। ये दोनों चीजें आपको बतानी है। यहाँ पे आपको यस और मैम। गिवन क्या क्या है? यंग्स मॉडुलस गिवन है एज 4.8 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आपको पॉइसन्स रेशियो की भी वैल्यू गिवन है 0.2। ठीक है, तो अब मैं फटाफट बता रही हूँ ये क्वेश्चन करना कैसे है, बच्चे इसको अपने आप करेंगे। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू पढ़ी हुई है सब बच्चों ने? यस मैम। क्या होती है? फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल अपॉन एल। तो यहां से डेल्टा एल निकल जाएगा, फाइंड डेल्टा एल। यस मैम। फोर्स की वैल्यू आपको पता है, एरिया की वैल्यू पता है, डायमीटर गिवन है उससे निकाल लोगे, लेंथ की वैल्यू आपको पता है, ओरिजिनल लेंथ 4.5 है, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू पता है, डेल्टा एल की वैल्यू निकल जाएगी। यस मैम। यस मैम। म्यू की वैल्यू, बच्चा रिपीट भी कर रही हूँ आर्यन आपके लिए, एक बार रिपीट कर देती हूँ। म्यू की वैल्यू होती है चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन डायमीटर की वैल्यू निकल जाएगी, है ना? निकल ओरिजिनल जाएगी मैम। डायमीटर है। यस मैम। चलो अब आर्यन आपके लिए बेटा एक बार फटाफट रिपीट कर देती हूँ। आपको गिवन है कि एक नायलॉन की रोप है, उसकी लेंथ आपको गिवन है, डायमीटर आपको गिवन है, उस पे एक बंदर कूद के वहां पे रुक गया। ठीक है, बंदर का आपको जो बंदर फोर्स लगा रहा है उस पे वो भी गिवन है। अब वो वहीं पर रुक गया तो आपको बताना है कि वायर के अंदर कितनी इलोंगेशन होगी और कितना कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन डायमीटर आएगा। तो एक तो मैंने यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला यूज कर लिया, दूसरा मैंने पॉइसन्स रेशियो का फॉर्मूला यूज कर लिया। यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूला से मैंने डेल्टा एल की वैल्यू निकाल ली और पॉइसन्स रेशियो के फॉर्मूला से मैंने डेल्टा डी की वैल्यू निकाल ली। ठीक है बेटा, ये क्लियर है? आर्यन एक बार फटाफट रिपीट कर दिया। ललित बोल रहे टूट जाएगा। वो तो देखो वायर की इलास्टिसिटी पे डिपेंड करेगा बेटा कि टूटेगा नहीं टूटेगा, यंग्स मॉडुलस पे। यस मैम। ठीक है, चलूं आगे? यस मैम। चलो, ये तो चलो ये ब्लैंक स्लाइड इस क्वेश्चन के लिए थी, वो क्वेश्चन तो आपका हो ही गया। अब रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो ना यंग्स मॉडुलस को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मैं सारी चीजें लिख देती हूँ। यंग्स मॉडुलस को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है? y से। बल्क मॉडुलस को कैसे रिप्रेजेंट किया है? b से। यस मैम। शियर मॉडुलस को हमने रिप्रेजेंट किया है g से। जी से। और पॉइसन्स रेशियो को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ म्यू से। न्यू से। इन सब के बीच में ना रिलेशन होता है, उसकी डेरिवेशन हम लोग नहीं करेंगे, डेरिवेशन बहुत लंबी है, डेरिवेशन आपकी पूछी भी नहीं जाती। बट कभी कभी ये जो रिलेशंस हैं ये डायरेक्टली आपके पूछ लिए जाते हैं। तो ये रिलेशंस को आप ट्राई करो कि आपके याद हो जाए। तो फर्स्ट रिलेशन है आपका यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस के बीच में।
तो यंग्स मॉडुलस आपका होता है 3 बल्क मॉडुलस 1 माइनस 2 इंटू पॉइजन्स रेशियो। दूसरा जो रिलेशन है वो है आपका यंग्स मॉडुलस और शियर मॉडुलस के बीच में, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बीच में, वो होता है 3g इंटू 1 प्लस 2 म्यू। और अगर इन दोनों इक्वेशंस में आप म्यू की वैल्यू को डिलीट कर दो और खाली बी और जी के बीच में रिलेशन लिखो, तो आपके पास यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी 3bg डिवाइडेड बाय शियर मॉडुलस प्लस 3 इंटू बल्क मॉडुलस। तो ये वैल्यूज डिराइव नहीं करनी, बट ट्राई करो कि याद हो जाए, याद कर लो, ठीक है? क्योंकि कभी कभी ना क्वेश्चन में ये डायरेक्टली पूछ ली जाती है कि बेटा बताओ यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और पॉइसन्स रेशियो के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो 4 इक्वेशन देते हैं, उसमें से बताओ कि सही कौन सी है। ऑल राइट, इज दैट ओके गाइस? नहीं, डेरिवेशन नहीं आएगी बेटा, डेरिवेशन नहीं आएगी इसकी। मैम जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें एरिया कैसे निकालेंगे? बेटा डायमीटर गिवन है ना, क्रॉस डायमीटर क्रॉस मिलीमीटर में और वो मीटर में मैम। तो क्या हो गया, डायमीटर मिलीमीटर में, मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लो, आपका रेडियस आ जाएगा। रेडियस आपका कितना आएगा? डायमीटर का आधा होता है ना, 3 इंटू 10⁻³ मीटर्स, यही आपका रेडियस होएगा। तो पाई आर स्क्वायर से आप निकाल सकते हो एरिया कितना होएगा क्रॉस सेक्शन का। ओके, ठीक है, लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर अभी जो मुझे कवर करना है, दिस इज द लास्ट टॉपिक, वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो जस्ट 5 मिनट्स मोर एंड दिस चैप्टर इज ओवर गाइस। ठीक है, तो क्वेश्चन आप में, मतलब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। अब आपके पास कोई वायर है, ठीक है, सपोज आपके पास ये आपकी वायर है, आप इस वायर को स्ट्रेच कर रहे हो, तो मतलब इस वायर में जो रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप हो रही है उनके अगेंस्ट आप कुछ काम कर रहे हो? यस मैम। कर रहे हो, यस नहीं कर मैम। रहे? सपोज डिफॉर्मिंग इस फोर्स। वायर की लेंथ है कैपिटल L और इस वायर का जो एरिया है वो है A। तो अब आप जब इस वायर को स्ट्रेच कर रहे हो, आप इसकी रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट कुछ काम कर रहे हो। ठीक है, चलो नवेद बेटा रुक जाओ, 5 मिनट के लिए क्लास खत्म हो जाएगी। रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट काम करने का मतलब है जो ये एनर्जी रहेगी अब वायर के अंदर, जो ये वायर के ऊपर वर्क डन हो रहा है, दैट विल बी स्टोर्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और इसी का जो फॉर्मूला है हमें निकालना है। ठीक है, तो सपोज आपने इस वायर को काफी ज्यादा स्ट्रेच कर दिया, ठीक है, आपने इस वायर को स्ट्रेच कर दिया यहां तक, ठीक है, मतलब आपने इस वायर की लेंथ चेंज कर दी बाय छोटा L अमाउंट। तो लेट अस इमेजिन दैट देयर वाज अ सर्टेन पॉइंट इन द मिडल, ठीक है, इसको व्हाइट से ड्रॉ करती हूँ। एक पॉइंट था यहाँ पर बीच में, जहां तक आपने जो वायर एक्सटेंड करी थी दैट वाज टिल x। इसी के रिस्पेक्ट में हम अपना वर्क डन की वैल्यू या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे। तो आप यहाँ पे यंग्स मॉडुलस की वैल्यू से लिख सकते हो कि यंग्स मॉडुलस आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होगा। ठीक है, वो कितना आ जाएगा, स्ट्रेस की वैल्यू है आपकी फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन आपका है चेंज इन द लेंथ ऑफ वायर मतलब x डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर विच इज L। तो ये आपके पास हो जाएगा FL अपॉन AX। तो यहां से आपके पास फोर्स की वैल्यू आ गई बेटा, फोर्स की क्या वैल्यू आ गई, यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय A डिवाइडेड बाय लेंथ, ओरिजिनल लेंथ डॉट x। ये चीज समझ में आई कि फोर्स की वैल्यू आ गई। फोर्स चाहिए ना हमें वर्क डन निकालने के लिए। यस मैम। ठीक है, अब समझो कि वायर को मैंने छोटा सा एक्सटेंड कर दिया बाय dx अमाउंट, तो इस केस में छोटा सा वर्क डन कितना होगा, वर्क डन कितना होगा बेटा, वर्क डन की वैल्यू क्या होती है फोर्स इनटू बताओ? डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड, मतलब फोर्स dx F dx हो जाएगी ना वर्क डन की वैल्यू। बिल्कुल सही बोल रहे हो क्रिश। अब अगर मुझे वर्क डन की वैल्यू निकालनी है तो मतलब मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना मैम, ये तो इंटीग्रेशन का पार्ट आ गया। तो आपका वर्क डन कितना हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ F dx, और ये जो इंटीग्रल है ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल होगा, क्योंकि आपकी जो वायर की लेंथ है, कॉस थीटा की वैल्यू नहीं आएगी बेटा, कॉस थीटा नहीं आएगा यहाँ पे। आपकी जो वायर की लेंथ है दैट इज चेंजिंग फ्रॉम 0 से L, आप L तक उसको एक्सटेंड कर रहे हो। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो 0 से लेकर L तक F की वैल्यू कितनी थी, YA अपॉन L डॉट x dx। तो ये YA और L तो कांस्टेंट है, वर्क डन आपका कितना आ गया, YA और L तो आपके कांस्टेंट है, आपको 0 से लेकर L x dx को इंटीग्रेट करना है।
तो जब आप x dx को इंटीग्रेट करोगे आपके पास क्या आएगा बेटा, x²/2, है ना, फ्रॉम लिमिट 0 से लेकर l तक। यही होता है ना इंटीग्रल ऑफ t⁻n dt, कितना होता है, मैम आपका स्लाइड रुक गया। t⁻n+1 अपॉन n+1। मेरी स्लाइड रुक गई, मेरी स्लाइड विजिबल है आपका बच्चों? स्लाइड रुक गया। ये क्या प्रॉब्लम आ नो रही है? मैम, इंटीग्रेशन मेरी इंटीग्रेशन 0 पे ही में दिखा वो रहा है। अभी आई बेटा? नहीं, नो मैम, इंटीग्रेशन 0 तक ही दिखा रुको YA/L इंटीग्रेशन दिख रहा है सिर्फ। ठीक है, रुको एक बार मैं फिर ना स्टॉप प्रेजेंटिंग करती हूँ, फिर से दिखा देती हूँ, ठीक है, मेरी स्क्रीन एक बार। अभी बताओ, अभी विजिबल है? यस यस मैम। मैम। नाउ इज इट विजिबल? यस मैम। ठीक है, तो अभी विजिबल है सबको स्क्रीन। तो मैंने खाली ये बोला कि x dx की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी बेटा, x²/2, ठीक है, क्योंकि t⁻n dt की इंटीग्रेशन कितनी होती है, t⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1, ये बोली मैंने चीज। पावर बढ़ा दो और मैम दोनों से डिवाइड कर दो, उनसे डिवाइड कर दो, दोनों क्या को ऐड बेटा, कर दिया ना मैम। क्या बोल इंटीग्रेशन में रहे हो? ऐसे ही तो होता है, एक पावर को बढ़ा दो और दोनों को हाँ, समा से इंटीग्रेशन में divide ऐसे ही होता है कि ऊपर वाली पावर को बढ़ा दो और वो पावर से डिवाइड कर दो। तो यहाँ से तो मेरी वर्क डन की वैल्यू आ गई। अब मैं l की वैल्यू पुट करती हूँ तो कितना आ जाएगा, YA/L इंटू L²/2, ठीक है। कर। यस मैम। तो ये तो यस मेरी फोर्स मैम। के अब इक्वल हो गया ना। अब ये वाला जो पार्ट है ये मेरे पास, यही आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल भी है, क्योंकि वर्क डन जो है दैट इज बीइंग स्टोर्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जो आपका वर्क डन है वही आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की तरह सेव हो रहा है, जिसको आप यू से लिखते हो, ठीक है। तो एक तरीके से आपकी यू की क्या वैल्यू हो गई बेटा, यू की वैल्यू हो गई हाफ YA/L²/L, ठीक है। अब क्योंकि फोर्स जो है, फोर्स की आपकी वैल्यू कितनी होती है, क्यों आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है बेटा, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ना, वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। फोर्स की वैल्यू हो गई YA/L मल्टीप्लाइड बाय एक्स, एक्स मतलब जो भी एक्सटेंशन हो रही है। तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, YA/L/L। इसका मतलब है आप यू को लिख सकते हो हाफ इंटू फोर्स इंटू लेंथ, जो भी आपकी एक्सटेंशन हुई। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है विक्रम बेटा। यू का मतलब होता है आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ऑल राइट। हाँ, केमिस्ट्री में इंटरनल एनर्जी होता है, यहाँ पर आप इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की तरह ट्रीट करोगे फिलहाल इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। वो भी हम जो इंटरनल एनर्जी वाला पार्ट है, सब बच्चों ने थर्मोडायनामिक्स वगैरह पढ़ लिया है ना, बेसिक थर्मोडायनामिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस नो मैम। पढ़ा तो है केमिस्ट्री के अंदर। मैम है तो, पर पढ़ा नहीं है। अच्छा, यहाँ पर केमिस्ट्री में शायद वही चैप्टर चल रहा था अभी। अच्छा, किसी चौथा, और से पूछ रहे थे। पांचवा चल मैम रहा है। 5 अच्छा, पांचवा चल रहा पांचवा। है, मेरे को लगा आपका वही डेट चल ऑफ रहा है। मैं डेटा। वही बोलने वाली थी कि ये फिजिक्स में भी है। बोलो बोलो यस क्या मैम, छठा है। है ना, सिक्स फिजिक्स में भी चैप्टर। यही सेम चैप्टर है, ठीक है। अब इसको ना रिप्रेजेंट करने के बहुत ही ज्यादा ना अलग अलग तरीके भी होते हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये वाला डायग्राम भी मैं वैसे आप लोगों को प्रोवाइड ही करवा दूंगी। अब u की वैल्यू आपकी आ गई हाफ इंटू फोर्स इंटू लेंथ। मैम स्लाइड रुक गई फिर से स्लाइड रुक गई है, तो बहुत ही इरिटेटिंग चीज है बेटा। ये क्यों हो रहा है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है अब। ये भी मैम थक गई। हाँ, स्लाइड्स भी अब थक गई। आ चलो गई। एक छोटी सी चीज और बता देती हूँ बस। अगर आपसे पूछा गया है कि एनर्जी स्टोर्ड इन द वॉल्यूम ऑफ द वायर, तो आप इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। मतलब जो भी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आई है ना, ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यू विल डिवाइड दैट बाय द वॉल्यूम। तो इसकी अगर आप वैल्यू निकालते हो तो इसकी वैल्यू आपके पास आती है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है। अभी स्क्रीन विजिबल है या नहीं है ये बताओ। मैम। तो ये भी वैल्यू आती है, इसके जो प्रॉपर फॉर्मूला चलेगा। तो अच्छा, अब तो नींद भी चली गई, अच्छी बात है ललित, तब सोना नहीं है, अपना फ्रेशन अप हो। और ये इसके नोट्स भेज रही हूँ मैं, सब बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देख लो। एक ये क्वेश्चन है इजी, और उसके बाद क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस है इस चैप्टर के। हम सारे भेज देना। सारे ही भेजूंगी, ये पूरे के पूरे नोट्स आपको एज इट इज फॉरवर्ड करूंगी, सब बच्चे इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे भौकाल मचा दो जैसे विक्रम बोल रहे हैं, बढ़िया तरीके से सब क्वेश्चन सॉल्व करो। बहुत अच्छा चैप्टर है,
चैप्टर को ना खत्म करके रख दिया करो साइड में कि मैम अब तो पूरा समझ भी आ गया, अब क्वेश्चंस भी हो गए, सारे काम हो गए हमारे। छोड़ ठीक देंगे है, मैम। हाँ कर दो, वेरी गुड। तो आज की क्लास के लिए इतना ही बेटा। मजा आया क्लास में? डिड यू गाइस हैव फन इन टुडेस क्लास? वेरी गुड नो दीपांशु। मैम, नो मैम क्या होता है? बहुत मजा आया। अच्छा, बहुत मजा आया। ठीक है, चलो बढ़िया बात है। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग द क्लास।